Hello guys, so today we are going to start with a new chapter in our subject economic, commercial and intellectual property laws. और आज हमारा जो चैप्टर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 14 रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 और इसको प्यार से और शॉर्ट में रेरा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? रेरा भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके बाद हम लोग इसमें आगे क्या आता जाएगा वो हम लोग देखते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए अब एक पॉइंट समझो, अगर एक टॉपिक को मैं अगर उठाऊं रियल एस्टेट, ठीक है, तो ये एक ऐसा टर्म जो घर घर की कहानी है। अगर कोई इंसान जो है वो पैसा कमाना शुरू कर रहा है एंड ऑल, तो भले वो कमाना स्टार्टिंग में शुरू कर रहा है लेकिन उसकी हमेशा से एक सोच रहती है कि मेरा खुद का घर हो, मेरे खुद की शॉप हो, कुछ नहीं तो एटलीस्ट इतना तो हो ही हो, और बाकी कोई भी प्रॉपर्टी हो तो बात अलग है। ठीक है, तो वो इंसान जी जान से अपनी मेहनत लगाने की ट्राई करता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है, 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल पैसे कमाता है, और जब उसको लगता है कि नहीं यार मैं अब वो पोजीशन पे आ गया हूँ, क्या है ना, मैं अपना खुद का घर ले सकता हूं, मैं अपना खुद का घर ले सकता हूं, ठीक है, मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी ले सकता हूं, तब वो इंसान हिम्मत जुटाता है और है ना जाके एक है मतलब देखने लग जाता है भाई मुझे कौन सा घर लेना है डॉल, और वो उसके सपनों का घर बनाने की ट्राई करता है। इस बीच में क्या होता है कि उसको बहुत सारे बिल्डर्स के साथ बात करनी पड़ती है, बहुत सारे डेवलपर्स के साथ बात करनी पड़ती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स वो देखता है, और हर कोई अगर अपना प्रोजेक्ट बताने की ट्राई करे, बड़ा प्रोजेक्ट हो, छोटा प्रोजेक्ट हो, अच्छा प्रोजेक्ट हो, खराब प्रोजेक्ट हो, जब आज की डेट में प्रमोशन चलता है तो प्रमोशन एकदम बड़ा चढ़ा के होता है कि भाई एकदम लग्जरियस होम, ये होम, आपको स्विमिंग पूल भी यहीं पे मिलेगा, जिम भी यहीं पे मिलेगा, ये होगा वो होगा एंड ऑल, आप एकदम आलीशान घर में रहेंगे। तो वो बताते ही इस तरीके से है कि आपका हर कोई घर लेने का मन ही करेगा। अग्रीड और नॉट अग्रीड? अग्रीड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आप लोगों को अच्छा लगता है ये सब चीजें, ठीक है, और आप लोग क्या करते हो, अपने इतने सालों की कमाई है वो उनके हाथ में दे देते हो उस चीज के लिए जो अभी तक बन के रेडी भी नहीं हुई है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये भरोसे पे कि नहीं यार बिल्डर अच्छा है, ये तो बना के दे देगा, ये कहाँ भाग जाएगा एंड ऑल, तो वो भरोसे पे आपने जो 8-10 साल की आपकी कमाई है वो उनको हाथ में उठा के आपने दे दी, और फिर अगले साल तक जो अगले 2 4 या 5 सालों तक जो रहेगा ना, आप ही उनके पीछे पड़ते रहोगे, वो आपको पूछेंगे भी नहीं। सही बात है, ठीक है। मैं ऐसे बिल्डर्स की जहाँ पे फ्रॉड और ये सब होता है उनकी बात कर रहा हूँ, अच्छे बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये सब चीजें होती है। अब सवाल ये उठता है, या फिर जो बन के आया भी उन्होंने जो बताया था वैसा तो ही नहीं, फिर बताया नहीं ऐसा बताया वैसा थोड़ी ना बन जाएगा, ये थोड़ी ना हो जाएगा, वो थोड़ी ना हो जाएगा, और अपने आप में क्या करते जाएंगे, बहाने ढूंढते चले जाएंगे, अपने आप क्या करते हैं, बहाने ढूंढते चले जाएंगे। तो सवाल ये उठता है, आज जैसे हमने स्टार्टिंग ही कैसे की, हर घर घर की कहानी है, ऐसा कुछ हो गया, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि इसका रेगुलेटर कौन है, जैसे अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो सेबी है, बैंकों की बात करें तो आरबीआई है, वैसे ये रियल एस्टेट सेक्टर जहां पे इतना पैसा लगा हुआ है और ये सब कुछ है, फिर भी उसको रेगुलेट करने के लिए कोई उसका रेगुलेटर नहीं है। पता चल रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई उसका रेगुलेटर नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में केस फाइल करते हो, और हमें पता है इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट में जैसे केस फाइल करते हैं तो इंसानों के लास्ट दिन आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसका कोर्ट का कोई मतलब बोलते हैं ना जजमेंट नहीं आता, ऑर्डर नहीं आता। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या? ठीक है, क्योंकि आपने उस पर भरोसा करके इतने पैसे दे दिए, क्योंकि देखो आप जब एक घर खरीदते हैं ना, आपने अपनी अभी तक जितना कमाया है वो तो आप दे ही देते हैं, प्लस आगे 10 साल तक और आप जो कमाओगे वो भी उसमें ही ना, लोन लेते हो फिर वो लोन भरते हो तो उसी में, तो आप जब को ना इतना कुछ दांव पे लगा रहे हैं और सामने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेटर ही नहीं है, तो वो तो अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ना एक बदलाव आया, आपने सुना भी होगा, रेरा। अब आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल चैप्टर है ये वाला, दैट इज द रेरा। ठीक है, तो पहली बार इन द मतलब हिस्ट्री जो है, भारत की हिस्ट्री में जो पहली बार है, रियल एस्टेट के लिए एक रेरा रेगुलेटर बनाया गया है। क्या नाम दिया गया? रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और एक एक्ट बनाया गया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, जिसमें बोला गया कि एक अथॉरिटी, एक रेगुलेटर जैसा बनाएंगे और उसमें सारे पावर भर देंगे जो नॉर्मल रेगुलेटर के पास होते हैं। अब अगर कोई भी है ना प्रमोटर, यहाँ पे बिल्डर के लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर, डेवलपर। अब अगर ऐसा कोई प्रमोटर है, डेवलपर है, बिल्डर है जो आके बड़ी बड़ी फेंक रहा है, ठीक है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आप जो भी प्रोजेक्ट है ना, बेचने से पहले या लॉन्च करने से पहले आपको उसको रेरा में रजिस्टर कराना पड़ेगा। आप जब रजिस्टर करने के लिए आएंगे तो आपको सारी की सारी डिटेल देनी पड़ेगी, कैसे बनेगा, कितने टाइम में बनेगा, कहां पे क्या बनेगा एंड ऑल। और एंड में जो प्रोजेक्ट बनेगा ना, एंड में जो प्रोजेक्ट बनेगा तो आपने जो बताया उस मुताबिक ही होना चाहिए, वरना आपकी हम बजा के रख देंगे। ये इसका है।
तो इसीलिए आपने देखा होगा 2016 के बाद रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा डाउन की तरफ चला गया, ठीक है। उसका रीजन क्या था, वन ऑफ द रीजन क्या था, एक तो जीएसटी आया, उसके ऊपर से ये रेरा भी आ गया, तो डबल मांग बढ़ती चली गई बिल्डर्स एंड ऑल को, ठीक है। और वो उससे उबर ही नहीं पाए अभी तक भी, मतलब बोलते ना स्टेबिलिटी लाने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी लड़खड़ा रहे हैं, वैसी हालत हो गई होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो आया है इसमें हर कोई डरता है, ठीक है, हर कोई डरता है अगर नहीं कंप्लीट किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा एंड ऑल, ये सब चीजें होगा। लेकिन जो कंज्यूमर्स है ना, कंज्यूमर्स है तो है ना, वो उनका क्या है, एक बार वो कहीं पे प्रोजेक्ट में पैसा दे भी रहे हैं तो उनको ये अश्योरिटी है कि भाई जो रेरा के सर्टिफिकेट में लिखा होगा तब तक तो उनको वो बना के दे ही देना है। इसलिए आपको हमेशा उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना अब से, और वैसे तो अब तो सारे प्रोजेक्ट ही उसमें आते हैं, कुछ एग्जाम्पशन होते तो बात अलग है, वो आगे आएगा हमारा। बाकी आपको उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है जो रेरा में रजिस्टर्ड हो, ताकि अगर वो अपना काम ढंग से या टाइम पे नहीं करेंगे तो आप जाके रेरा में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी बात सुनने वाला आ चुका है। क्लियर हुआ बच्चों? श्योर। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, इसका बैकग्राउंड को जो हमने बताया वो यहाँ पे रीड भी करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन नो डाउट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो बताया वही है, लिखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जैसे हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, इस चैप्टर में भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ डेफिनेशन देखेंगे। इस चैप्टर की डेफिनेशन कंपैरेटिवली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे टर्म यूज किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो बिल्डर और उनके लिए क्या वर्ड यूज किया होगा, प्रमोटर, ठीक है। हम जैसे लोग जो लोग खरीदते हैं या लीज पे लेते हैं, रेंट पे, कंज्यूमर ने हमारे लिए वर्ड यूज किया होता है एलओटीज। क्या वर्ड यूज किया होता है, एलओटीज, ठीक है। और एक और पार्टी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रियल एस्टेट सेक्टर में, वो होती है बच्चों कौन से, एजेंट्स, ठीक है। आपने देखा होगा रियल एस्टेट का ब्रोकरिंग का ऐसा हो गया ना कि इसके बाद जब कोई काम नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, क्या करता है, मैं ब्रोकर हूं, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा कर दिया ना, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मतलब मुझे कोई नो ऑफेंस टू एनीवन, हर कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर अगर आपको उस फील्ड में मिलेंगे तो कैसा मिलेगा, ऐसे लोग जो क्वालिफिकेशन तो वैसे भी जरूरत नहीं है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, हर कोई अपने आजू बाजू वाला बिल्डिंग में 1-2 घर सेल करा देगा, कॉन्फिडेंस आता है यार ये तो अच्छा काम है यार, बेचो और पैसे लो। लेकिन वो लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं। आप कुछ भी गलत चीजें किसी गलत इंसान को चिपका देते हैं, अच्छे इंसान को चिपका देते हैं, ठीक है। तो आपको वो समझना पड़ेगा, इसलिए रेरा ने उनको भी बोला हुआ है कि आप उसी ब्रोकर के साथ काम करो जो रेरा में रजिस्टर्ड है, उसी एजेंट्स के साथ काम करो, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा काम है जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो जब किसके पास कोई काम नहीं रहता है और कोई पूछ देता है उसको कि क्या करता है, तो मैं ब्रोकर, ऐसा आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? श्योर। तो बोला अब ऐसा नहीं चलेगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर plays a catalytic role in fulfilling the need and demand for housing and infrastructure in the country and is an important pillar of the economy, ठीक है। कैटालिटिक रोल यानी कि राह दिखाने वाला रोल है, और ये जो भी डिमांड एंड सप्लाई डिमांड होती है हाउसिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की एंड ऑल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है। तो रियल एस्टेट सेक्टर जो रहता है एक पिलर की तरह काम करता है इकोनॉमी यानी कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, कि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर का भी अपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। While this sector has grown significantly in the recent year, it has been largely unregulated, ठीक है। ग्रो हुआ है लेकिन इसका कोई रेगुलेटर ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। With the absence of professionalism and standardization and lack of adequate consumer protection, ठीक है। कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि बिल्डर लोग और होते हैं वो प्रोफेशनलिज्म समझते हैं क्या? नहीं यार, हमने बोला है उसमें हमें रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं समझते, ठीक है। एंड लैक ऑफ एडवोकेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और कुछ हो गया तो कंज्यूमर को कहां पे प्रोटेक्शन मिलेगा। It has no sectoral regulators, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, like there are for other specific sector, इंश्योरेंस के लिए IRDA है, ठीक है, टेलीकॉम के लिए ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है, ठीक है। इन व्यू ऑफ द अबव, ये सबको देखते हुए Parliament enacted the Real Estate Regulation and Development Act 2016, which aims at protecting the right and interest of consumer and promotion of uniformity and standardization of business practices and transaction in the real estate sector. तो इन सबको ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। Importance of house in a developing country like India can be gauged from the data, which shows that about more than 77% of the total assets of an average Indian household are held in real estate. मतलब आपको है ना, अगर ये एक सर्वे किया गया उसमें पता चला कि भारत के जितने भी असेट्स है, मतलब लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मोर देन 77% जो उनके असेट्स पाए गए वो किसमें पाए गए, रियल एस्टेट में, और ऐसे सेक्टर में जहां पे कोई रेगुलेटरी नहीं बोलो, ठीक है। एंड इट इज द सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल इन हिज लाइफ टाइम। हर कोई देखो ना, मैंने क्या बोला, हर किसी का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, गोल्ड वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन जो मेन होता है अपना खुद का घर हो, अपने खुद की ऑफिस हो, क्यों रेंट भरना, ठीक है। द रियल एस्टेट इन इंडिया हैज अ पेक्यूलियर फीचर
The buyer borrows the money to pay for a house and simultaneously plays the role of a financer as building project collect up money upfront and this put the buyer in a vulnerable position, the weakest stakeholder with a high financial exposure. मतलब सबसे ज्यादा बहुत ही शानदार पैराग्राफ दिया, इसको हम तोड़ तोड़ के वापस भी पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा पैसा इनका लगता है और सबके वीक पोजीशन में कौन होते हैं, ये लोग। लाचार बोलते हैं ना, वैसी हालत कर दी जाती है। वापस पढ़ते देखो, द रियल एस्टेट का एक पिक्युलर फीचर है, क्या लिखा है, द बायर बोरोज द मनी टू पे फॉर ए हाउस। ठीक है, एक तो बेचारा बोरिंग करके लेके आता है, किस लिए, घर का पे करने के लिए। एंड साइमल्टेनियस, साथ ही साथ, प्लेज द रोल ऑफ ए फिनेंसर एज बिल्डिंग प्रोजेक्ट कलेक्ट मनी अप फ्रंट, और एक फिनेंसर भी है कि नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें पैसे कौन लगा रहा है, उसमें तो बायर ही लगा रहा है बेचारा। एक तो पहले एक तब बिल्डिंग जब स्टार्ट होती है तब वो पैसे लगाता है, वो फाइनेंसर हो गया। ठीक है, दूसरा और आगे जाके बेचारा और पैसे देने के लिए क्या करता है, बाहर से बोरोइंग करके लेके आता है। ठीक है, एंड दिस पुट द बाय द वेरी वल्नरेबल पोजीशन, वल्नरेबल पोजीशन लाचार पोजीशन में लाके कराया है। क्यों, ये वीकेस्ट स्टेक होल्डर है और विद ए हाई फाइनेंशियल एक्सपोजर, मतलब जिसके पैसे भी सबसे ज्यादा लग रहे हैं और जिसके पास जो प्रोटेक्शन मिल रहा है वो भी सबसे कम मिल रहा है। कल जाके कुछ भी हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, तो भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, और आईबीसी कोड आता है, इसके बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगा आईबीसी कोड में। क्यों, क्योंकि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आपके सेटिंग अप वाला सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा बहुत आएगा। और ये जो प्रोफेशनल लेवल पे तो इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है ना, समझ 100 मार्क का नहीं, 150 मार्क का आपका आईबीसी कोड आता है, अलग अलग सब्जेक्ट में भी आता है। ठीक है, तो इसमें से एक टेक्निकल पॉइंट होता है, वो इंसॉल्वेंसी को उभारने के लिए उसमें अलग अलग क्रेडिटर्स होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो सर आपने पॉइंट क्यों दिया, वो इसलिए दिया है कि आपके इस सब्जेक्ट में एमसीक्यू भी आ सकते हैं। तो आपका आ सकता है कि जो होम बायर्स होते हैं, जो हम घर एंड ऑल खरीदते हैं, वो आईबीसी कोड के मुताबिक कौन से क्रेडिटर में आते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना फाइनेंशियल क्रेडिटर का, तो हम बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, हम बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक हमारी कौन सी क्रेडिटर होती है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। बैंक हमारी कौन सी होती है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। एक होता है मैं किसी के पास से रॉ मटेरियल खरीदता हूं, तो वो भी हमारी क्रेडिटर है क्योंकि मुझे उसको पैसे पे करने हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। जो हमारी ऑपरेशंस के लिए, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए पैसे देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। उसके अलावा कोई क्रेडिटर होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो यहाँ पे सवाल उठा, अभी अमेंडमेंट हुआ उसमें आईबीसी कोड में, और उन्हें जो बायर्स होते हैं, होम बायर्स होते हैं, उनको कौन से क्रेडिटर में बोला है, उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर में। तो ये आप ध्यान रखना, कहीं पे एमसीक्यू में आ जाए तो आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड कर दिया। क्लियर हुआ बच्चों? श्योर। फिर आता है क्या ऑब्जेक्ट और क्या रीजन है जिसके लिए एक्ट बनाया गया। ठीक है, जिसके लिए बच्चों क्या बनाया गया, एक्ट बनाया गया। तो पहला पॉइंट, ensure accountability towards LOT and protect their interest। मिला बच्चों, ensure accountability towards LOT। अकाउंटेबिलिटी यानी कि कोई जवाबदारी रहेगी, कोई आंसरबिलिटी रहेगी। कुछ गलत हुआ तो जाके आपको आंसर देना पड़ेगा क्यों ऐसा गलत हुआ, और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी करने वाले हो पहले से पूरा प्लान बना के फिर सबमिट करवाना है, और जो भी होता जा रहा है वो भी आपको बताते जाना है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बनती है। जहां पे आप चीजें डिस्क्लोज करते रहते हो ना, वहां पे क्या बनती जाती है बच्चों, ट्रांसपेरेंसी बनती है। इंफ्यूज ट्रांसपेरेंसी, एंश्योर फेयर प्ले एंड रिड्यूस द फ्रॉड एंड डिलेज। क्या इंट्रोड्यूस करना बच्चों, प्रोफेशनलिज्म। क्या इंट्रोड्यूस करना, वो ऑलरेडी हमने आगे देख लिया, स्टैंडर्डाइजेशन लेना। एस्टैब्लिश सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। सिमेट्री यानी कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। किसके बीच में, प्रमोटर एंड द एलओटी। ऑलरेडी मैंने बता दिया, प्रमोटर यानी कि बिल्डर एंड ऑल, एलओटी यानी कि हम जैसे लोग। ठीक है, तो ये सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सही रहना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना, प्रमोटर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एलओटीज की भी रहेगी। ठीक है, एस्टैब्लिश रेगुलेटरी ओवरसाइट मैकेनिज्म टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट में आप कर रहे हो तो उसको एनफोर्स भी करवाना, यानी किसी को ऑन पेपर नहीं रह जाए, अगर उसमें कुछ गलत करो तो आपके खिलाफ एक्शन भी लेना रहना, और ये सब अथॉरिटी बना के। अब ये सब जो कैसे होता है वो हम लोग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा मैं ऑब्जेक्ट या सैलेंट फीचर जब भी आते हैं आपको ही पढ़ने के लिए देता हूं, और वो आपको कब पढ़ना चाहिए, चैप्टर एंड होने, क्योंकि वो जब सब चीजें कैसे होती है ना, वो आपको चैप्टर में पता चलता जाएगा। ये तो आज मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे ले रहा हूं मैं। एस्टैब्लिश फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, कैसे, वो भी आगे पता चलेगा। एंड प्रमोट गुड गवर्नेंस इन द सेक्टर विच इन टर्न वुड क्रिएट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो अगर जैसे ना कोई रेगुलेटर बनेगा, वो लोग को एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे, तो धीरे धीरे लोग आएंगे या जाएंगे, आएंगे ना, कोई बात नहीं, हमारा ध्यान रखने के लिए ये लोग। क्लियर हो रहा है बच्चों? श्योर, पक्की बात ना? ठीक है,
अच्छा, ये एक्ट कैसे आया, वो क्या आया, वो सब के बारे में बताया दिया है। अब आपको पता ही होगा कोई भी एक्ट आता है तो पहले वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास होता है, दोनों हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन वो एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आता है, जब किसकी कंसेंट मिलती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट मिलती है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन करता है तब जाके वो एक्ट बनता है, तब तक वो बिल ही होता है। तो ये सिर्फ आपके एक टाइमलाइन दी है कि एक्ट कब हुआ, कहां पे पास हुआ एंड ऑल, तो वो सब चीजें मैंने एक बार दी हुई है। तो देखो पहले जो बिल रहता है, जब तक एक्ट नहीं बनता है वो राज्यसभा ने कब पास किया बच्चों, 10 मार्च 2016। ये लर्न नहीं करना है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने दिया हुआ, ठीक है। फिर लोकसभा, पहले राज्यसभा में पास हुआ, फिर वो कहां पे पास होता है बच्चों, लोकसभा में। कब हुआ, 15 मार्च। लेकिन वो एक्ट कब बनता है, जब उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उसको क्या करते हैं, कंसेंट देते हैं। वो कब दिया इन्होंने बच्चों, 25 मार्च 2016 को, ठीक है। और वो गैजेट में प्रिंट हो गया 26 मार्च 2016 को। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा एक्ट एक साथ ही आए, उसके कुछ सेक्शन, मतलब अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक सेक्शन को भी नोटिफाई कर देगा तो वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। और अलग अलग सेक्शन अलग अलग टाइम पे नोटिफाइड हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों, श्योर। ये तो नॉलेज के लिए था। उसके बाद आते हैं सैलिएंट फीचर्स। ये कौन करेगा, आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन कब, एट द एंड ऑफ द चैप्टर। क्योंकि ये सारे काम कैसे होते हैं वो आपको चैप्टर में पता चलता जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों, श्योर। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर की डेफिनेशन पे। अब डेफिनेशन में बच्चों ऐसा है कि एज सच डेफिनेशन इस चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आगे आपको जो टर्म्स यूज किए होंगे तो आपको उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए, और कुछ चीजें तो नॉलेज के लिए भी होगी। जैसे आप लोगों ने अभी आपको पता होगा कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, ये मैं आपको पूछूंगा अभी जब पहुंचेंगे तब। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलॉटीज। क्या देखते हैं बच्चों, अलॉटीज, ठीक है। अलॉटी मतलब हम जैसे लोग जिसको अलॉट किया जाएगा। तो देखो अलॉटी इन रिलेशन टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, मिला बच्चों। अलॉटी इन रिलेशन टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मीन द पर्सन टू हुम ए प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो, या तो प्लॉट यानी कि खाली जगह, अपार्टमेंट या फिर बिल्डिंग, ठीक है। एज द केस में बी हैज बीन अलॉटेड सो और सोल्ड, ठीक है। या तो उनको अलॉट किया गया है या फिर बच्चों उसको सेल किया है, भले वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो या फिर लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो पॉइंट समझो। मैंने कुछ खरीदा और मेरे पास से आपने खरीदा तो आप भी अलॉटी होते हैं। मैंने कुछ खरीदा पहले बिल्डर के पास से और मेरे पास से आपने खरीदा तो आप भी अलॉटी बन सकते हैं, वो भी इसमें अलॉटी में काउंट होता है, ठीक है। लेकिन लास्ट देखना, बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन टू हुम सच प्लॉट और बिल्डिंग इज गिवन ऑन रेंट। जो रेंट पे लेता है वो उसका अलॉटी नहीं है। मतलब पॉइंट समझो, मैंने खरीदा और मैंने आपको रेंट पे दिया तो अलॉटी कौन हुआ, मैं। जो रेंट पे रहता है वो अलॉटी नहीं। ये सिर्फ ध्यान में रखना है आपको नॉलेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म पे आपका ध्यान में रखना चाहूंगा, प्लॉट और बिल्डिंग को समझे, अपार्टमेंट्स, ठीक है। अब अपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, पूरी बिल्डिंग। तो जनरली हम लोग जब सूरत में रहते हैं तो हम पूछते हैं कहां पे रहते हो, सर ये अपार्टमेंट में। अब जनरली ऐसा बोलते हैं ना, तो हम लोग सूरत वालों ने अपार्टमेंट, आप मुंबई वाले से बात करना, ठीक है। अपार्टमेंट मतलब बताऊं क्या होता है, ठीक है। अपार्टमेंट मतलब जब है ना अपना जो फ्लैट होता है ना उसको अपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको अपार्टमेंट बोलते हैं। पूरी बिल्डिंग को क्या नहीं बोला जाता, अपार्टमेंट नहीं बोला जाता है। तो वो आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। क्या है ना वो वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी बिल्डिंगों को क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट बोल देते, वो अपार्टमेंट। अब मुंबई वालों को सुनना, हमारा ये स्टूडियो अपार्टमेंट ऐसा बोलते हैं, मतलब हमारा वो स्टूडियो फ्लैट है ऐसा बोला जाता है। स्टूडियो मतलब प्रॉपर्ली फर्निश्ड एंड ऑल ऐसा। क्लियर हो रहा है। तो अपार्टमेंट मतलब वो यूनिट जो हम लोग रहते हैं, हमारा जो फ्लैट होता है वो, तो उसको अपार्टमेंट बोलते हैं हर एक यूनिट को। क्लियर हुआ, आगे आएगा क्योंकि पॉइंट। अगर वैसा नंबर ऑफ अपार्टमेंट मतलब बिल्डिंग को समझ लिया तो हार्डली कोई प्रोजेक्ट होगा जो रेरा में आएगा। वो क्यों नहीं, वो आपको एग्जाम्शन आएगा तब पता चलेगा। चलिए अब आज का मेन जो हमारा टॉपिक था वो तो इसका बेसिक समझाना और आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना, कारपेट एरिया। अब आपके सिलेबस में है कारपेट एरिया, लेकिन मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा बिल्टअप एरिया भी और सुपर बिल्टअप एरिया भी। सबसे पहले देखो मैंने डायग्राम में भी 3 टर्म दिए बच्चों, दो डायग्राम भी दिए हो इसके नीचे। कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया, 3 चीजें पता चले बच्चों, ठीक है। आपको सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हूं, पता हो तो भी ठीक, नहीं बताओ तो मैं तो डिस्कस कराऊंगा, भले आप सही आंसर दो या गलत आंसर दो, ठीक है। मुझे बताओ बच्चों, हम लोग जब कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, घर खरीदने जाओ या ऑफिस खरीदने जाओ, हमें जो पैसे पे करते हैं ना हम लोग स्क्वायर फीट के हिसाब से होते हैं, 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, वो कौन से एरिया पे पे करने पड़ते हैं, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया? कारपेट एरिया पे। कहीं पे बुकिंग चलती है और कारपेट एरिया पे पैसे लेते हो ना, तो मुझे पूछे बिना भी मेरा भी फ्लैट बुक करवा देना आप लोग। अगर कारपेट एरिया पे कहीं पे ना पैसे लेते हो
ठीक है, पैसे लेते हो और वो भी जो भी रेट हो XYZ वो चलेगा। कारपेट एरिया में अगर कहीं पे वो पैसे लेते हो और देते हो ना तो मेरा भी मुझे पूछे भी नहीं, मेरी बुकिंग करा देना, ठीक है। द आंसर इज सुपर बिल्डअप एरिया। होता है क्या, आता हूँ उस पर। चलिए अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है, अब तो आंसर भी रॉन्ग है तो और समझने में और ये जब समझ आने लगता है ना तो घर में रहते भी हमें पता चलता है यार ये इसको कारपेट एरिया बोलते हैं, घर वालों को भी समझाने में अच्छा रहता है। तो आज आप लोग मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप घर वालों को भी समझा पाएंगे, डायग्राम की भी मदद लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कारपेट एरिया। कौन सा लेते हैं बच्चों, कारपेट एरिया। आपने जवाब भी वही दिया, ठीक है। कारपेट एरिया मतलब क्या होता है, अब आपने सुना होगा कि ना हमारा घर 3000 स्क्वायर फीट का है, क्या पूरा यूज करने को 3000 स्क्वायर फीट मिलता है क्या? हम बोलते हैं कपात होती है, कपाट यानी कुछ पार्ट कट हो जाता है, किसमें कट होता है, वो सब में आएंगे, सब में आएंगे। अभी आपका मौका दिखा, अब मैं बोलूंगा, ठीक है। तो कारपेट एरिया मतलब क्या हो गया, आपके घर की जो दीवारें होती है ना, दीवारें एंड वॉल होती है, तो दीवारों के अंदर का एरिया, दीवारें काउंट नहीं होती है, ठीक है। दीवारें काउंट नहीं होते हैं, तो दीवारों के इंटरनल वॉल्स होते हैं, वॉल्स के अंदर का जो इंटरनल पार्ट होता है ना, वॉल्स के अंदर का जो इंटरनल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कारपेट एरिया। अगर आपका डायग्राम पे भी, अगर डायग्राम में देखो पहले मीनिंग भी लिखा हुआ है आप लोगों का, एक पहले लेफ्ट हैंड साइड कारपेट एरिया द इंटरनल वॉल टू वॉल एरिया ऑफ ए फ्लैट। और अगर बाहर वाले डायग्राम में देखो तो वॉल बनी हुई है, वॉल को देखो शेड नहीं किया हुआ है, तो उसका जो अंदर वाला एरिया जो शेड किया हुआ है वो आपका कौन सा होता है बच्चों, कारपेट एरिया। अब आपने सुना होगा सर दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है, सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि है ना वो होता है जब आप देखो हर में कुछ वाला तो आता ही जाएगा। बिल्टअप एरिया की बात करते हैं, कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया, तो बिल्टअप एरिया में कारपेट एरिया तो आते ही है, प्लस जो दीवारें होगी वो भी आएगी। देखो क्या लिखा है, इंक्लूड्स कारपेट एरियाज और प्लस एरियाज कवर्ड बाय थिकनेस ऑफ द वॉल्स, ठीक है। बालकनी एंड वॉल होती है वो सब भी काउंट की जाती है। बालकनी वगैरह नहीं होता है अपना, डेक वगैरह बना होता है और वो सब होता है, ठीक है। तो वो सब भी क्या किए जाते हैं बच्चों, काउंट किए जाते हैं। आप डायग्राम में भी देखेंगे बाजू में, तो देखो कारपेट एरिया तो यही है, प्लस ये देखो ये ब्लैक शेड किया होगा, तो जो दीवार होती है ना आपकी, जितनी भी मोटी दीवार हो या पतली दीवार हो, वो सब एरिया भी बिल्टअप एरिया में काउंट गया। तो मुझे बताओ बच्चों, कारपेट एरिया बड़ा हो गया, बिल्टअप एरिया बड़ा होगा? बिल्टअप एरिया। लेकिन 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 ऐसा उससे भी बड़ा होता है सुपर बिल्टअप एरिया। अब सुपर बिल्टअप एरिया में बिल्टअप एरिया तो आएगा ही, ठीक है। तो इन शॉर्ट कारपेट एरिया भी आ गया, बिल्टअप एरिया मतलब घर वाला पूरा पार्ट तो आ गया, लेकिन 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 ठीक है। अब ये मेन पॉइंट, जैसे आपने घर 3000 स्क्वायर फीट का लिया और 40% कपात है, कपात बोलते हैं मतलब कट करते हैं, यानी कि 1200 स्क्वायर फीट कट कर दिया, आपको सिर्फ घर के लिए यूज करने को मिल रहा है 1800 स्क्वायर फीट। तो सर वो 1200 स्क्वायर फीट कहां गए भाई? जितनी ज्यादा आपकी बिल्डिंग में एमिनिटीज होती है या वो सब होती है, तो उसमें भी तो आपके घर, क्योंकि देखो नीचे वो गार्डन है, आपकी बिल्डिंग के नीचे गार्डन है, वो गार्डन किसका? तो ऑफकोर्स सारे फ्लैट होल्डर्स होंगे, उन्हीं में तो बांटा जाएगा, सारे जो फ्लैट होल्डर्स होंगे उन्हीं में तो बांटा जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो जो फ्लैट होल्डर्स हुए उनमें बांटा गया, तो हर एक के हिस्से में कुछ कुछ जाएगा ना, हर एक का कपाट रहेगा, बोलो कपाट बोलो या कट बोलो, तो हर एक का हिस्सा रहता है। तो जो गार्डन वाला एरिया हो गया, पार्किंग करते हो, पार्किंग वाला एरिया हो गया, आपके घर के बाहर का वेरंडा हो गया, लिफ्ट वाला एरिया हो गया, जिम हो, अब तो आजकल तो कितने ही आते हैं, इसलिए बोलते हैं ना अब कपाट बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 50% तक पहुंच चुका है। पुराने वाले में बिल्डिंग जो घर होते थे उसमें एरिया बड़ा मिलता था, क्योंकि कपाट कम होती थी, 25 या 30% ही होती थी, अब ऑलमोस्ट 45 से 50% पहुंच गई। क्यों? एमिनिटीज बढ़ गई है। पता चला है, स्विमिंग पूल होता है, लाइब्रेरी होता है, जिम होता है, योगा होता है, थिएटर रूम होता है, सब कुछ होता है। तो वो सब किस में काउंट करें? सब जो है ओनर्स है उनमें तो काउंट करेंगे। तो इसीलिए आपका जो है ना, आपका जो घर है सपोज 50% इधर क्या है, 50% उसमें, तो 3000 स्क्वायर फीट है, तो 1500 स्क्वायर फीट तो आप उसका पैसा दे रहे हो जब यूज करने वाला, और 1500 स्क्वायर फीट सपोज उन सबका पैसा देना है जो ये सब चीजें हैं। सर मेरे घर पे तो कोई छोटे बच्चे नहीं है, हम कोई वो खेलने वाले में नहीं जाएंगे, तो हमें उसका पैसा नहीं देना है, चलेगा क्या? पैदा करो दूसरे घर में जाए मतलब कहने का मतलब क्या, पैसे तो पे करनी है। सर हमारा घर तो फर्स्ट फ्लोर पे ही है, हम लिफ्ट नहीं यूज करें तो उसका पैसा नहीं देंगे। यूज करो ना, किसने मना किया है? इसलिए बहुत सारे लोग तो देखना, मैंने देखा बहुत सारी बिल्डिंग है, मेरा घर सेकंड फ्लोर पे है, हम तो जनरली उतर जाते हैं, लिफ्ट खड़ी हो तो ठीक है, कभी कभार चले जाते हैं, वरना तो ठीक है, लिफ्ट खड़ी हो तो हम लोग चले जाते हैं, वरना तो हम लोग उसमें भी नहीं जाते। बाकी जिनका एरिया आप देखना फर्स्ट फ्लोर पे होता है, फर्स्ट फ्लोर पे होता है ना, तो फर्स्ट फ्लोर वाला जनरली लिफ्ट क्या करता है, जानबूझ के यूज करता है। वो 10 पे तो भी वोट क्या, क्यों भाई, मेंटेनेंस तो मैं भी दे रहा हूँ। फिर कोई जब हम लोग कहीं लिफ्ट पे जाते हैं और कोई फर्स्ट फ्लोर पे रोकता है ना, तो लगता है साला ये लिफ्ट पे अच्छा कहता तो लगी है क्या, ऐसा सोचते हैं। भाई बेचारा वो भी मेंटेन दे रहा, कभी और यूज कर लिया ये करो, पता चला है क्यों? बेचारे उसने भी तो उतना ही पैसा दिया जितना हमने दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो है ना, ये सबका ही हक होता है वो सब।
ठीक है, गार्डन वाला एरिया, वो जो भी एरिया है, तो वो जो एरिया होता है पार्किंग लॉट, वो सब मिला के आपका क्या बनता है बच्चों, सुपर बिल्डअप एरिया होता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? देखो यहाँ पे लिखा है यूजुअली अराउंड 25% मोर देन, अब तो कहीं ज्यादा, वो डिपेंड करता है, सिटी टू सिटी भी डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्डअप एरिया इंक्लूड्स कॉमन एरिया, लॉबी, स्टेयरकेस, लिफ्ट, प्लेग्राउंड, कॉरिडोर, क्लब हाउस एंड ऑल, ये सब पता चल रहा है बच्चों? तो इसलिए जो रहता है, आप बताओ, अब आप बताओ लॉजिकली, आपको तीनों का कंसेप्ट पता चल गया। अब आप बताओ, आप जो पैसा पे करेंगे वो किस पे पे करेंगे? कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया? सुपर बिल्डअप एरिया। क्लियर हुआ? पक्की बात एकदम? ठीक है, तो आज घर पे जाके भी सबको समझा देना। क्लियर हुआ? तो देखो ऊपर मीनिंग भी देखना हो तो, कारपेट एरिया मींस द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट। यूजेबल फ्लोर एरिया जो आपको यूज करने को मिलेगा, लेकिन क्या नहीं काउंट होंगे, ऑलरेडी हमने देख लिया है। एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल वॉल, सर्विस वाला जो होता है ना, बहुत सारे बिल्डिंग में, अपार्टमेंट बोलेंगे हम लोग भी फ्लैट को, ठीक है, जो सर्विस का वो वाला होता है, जो सर्वेंट एंड ऑल का होता है, वो सब एरिया। बालकनी नहीं काउंट होती, वेरांडा वाला एरिया नहीं काउंट, ओपन टेरेस वाला एरिया कवर नहीं काउंट होता एंड ऑल, वो सब चीज। क्लियर हो रहा है बच्चों? श्योर? तो पैसे किस पे पे करने होते हैं हमें? सुपर बिल्डअप एरिया। क्लियर हुआ? ये सब कुछ लिखने का सम चांसेस है, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और 6 नंबर की डेफिनेशन देखना, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए मैं दोनों ही समझाऊंगा। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जैसे कि तो टूटा मोटा घर है, अभी तक बिल्डिंग रेडी नहीं हुई है, बिल्डर आया, ले लो पोजीशन ना, रेडी कहां हुआ? नहीं कंप्लीट हो गया है, उसके बोलने से कंप्लीट मान लेंगे क्या? नहीं ना, एक अथॉरिटी होगी जो आके सर्टिफिकेट देगी आपको, क्या हाँ, वो चेक करेगी, हाँ भाई आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, एक तो हो गया बारी तरीके से कंप्लीट हो गया, लेकिन बहुत सारे काम इंटरनल भी तो काम बाकी होते हैं। ठीक है, गैस लाइन का कनेक्ट करना, ये कनेक्शन, वो कनेक्शन रोल, तो उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ ऑक्यूपाई करने के लायक बन चुका है, तो उसके लिए आपको कौन सा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है बच्चों? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। पता चल रहा है बच्चों? जैसे वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ये सब कुछ प्रॉपर्ली है उसके लिए। क्लियर हो रहा है बच्चों? श्योर? बाकी कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन द डेवलपिंग द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इसमें लैंड की कॉस्ट, टैक्स, सेस, डेवलपमेंट और ये सब। इमोबल प्रॉपर्टी की बात करो, लैंड, बिल्डिंग एंड ऑल, ये सब चीजें इसमें आती है, बट डज नॉट काउंट स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग क्रॉप्स, और ये सब सेल्स ऑफ गुड्स करके आपका एक चैप्टर आता है, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी प्रॉपर्ली डेफिनेशन आएगी, तो वहां पे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ ध्यान रखें। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट देखो, सिमिलरली हु नेगोशिएट और एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ वन पर्सन इन अ ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हिज प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग। ठीक है, जो एक मतलब डायरेक्टली वो क्लाइंट नहीं नेगोशिएट करता, उसके बिहाफ पे एजेंट्स क्लियर करता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक या दो बार रीड आउट कर लेना, समझ के रखने के लिए। ये वैसी डेफिनेशन नहीं जो लिखने की आ जाए आप लोगों की। क्लियर हुआ? श्योर? और एक मैंने अभी ओल्ड सिलेबस में नहीं थी, न्यू सिलेबस में मैंने इंक्लूड किया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये मैंने क्योंकि बहुत बार लिखा होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि आपको होता है ना, मे बी फाइल विद द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि उस पर्टिकुलर केस के लिए कौन सा। तो अगर कोई यूनियन टेरिटरी, अच्छा यूनियन टेरिटरी समझते हो आप लोग? दुबई यूनियन टेरिटरी बोल रहा हूँ मैं, इंडिया में। ठीक है, जैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जो वो खुद ही सिटी है और खुद ही क्या है, जो खुद ही स्टेट है और जो खुद ही सिटी है। ठीक है, तो क्या लिखा है? फॉर द यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पे जैसे लेजिस्लेचर या ऐसा कोई कानून नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। तो फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी तो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, दिल्ली के तो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, और स्टेट है तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। तो ये थोड़ा याद रखना है, क्यों आपके कहीं पे एमसीक्यू में आ जाए, तो मुझे एमसीक्यूज को ध्यान रखते हुए कुछ चीजें दी हुई है, तो आपका एक तरफ मैच द फॉलोइंग आ जाए कि भाई है ना, इनके लिए बताओ यूनियन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी रहेगी, मतलब जहां पे जाके आप कुछ भी अपना मामला फाइल करा सकते हो। तो स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और है ना कोई लेजिस्लेचर नहीं है, यूनियन टेरिटरी है लेकिन कोई लेजिस्लेचर नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर दिल्ली है तो केस कौन सी है बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और अगर पुडुचेरी ऐसा कुछ है तो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक बार सिर्फ याद रखने वाला पार्ट है। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? फिर आता है एडवांटेजेस क्या है। अब मैंने आपके मॉड्यूल में भी एक डायग्राम दिया था, मैंने भी इसी वो डायग्राम को इंक्लूड कर दिया है। ऐसा कंटेंट देखते हो तो आने के चांसेस कम है, थोड़ा समझ लेते हैं। अब अगर ऐसा हैरा जैसी एक अथॉरिटी बनी हुई है तो इसके क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, क्या बेनिफिट मिलते हैं? अब देखो, पहला पॉइंट क्या है? इंक्रीज एफडीआई। क्या बच्चों? इंक्रीज एफडीआई। अब जैसे भारत में रियल एस्टेट में इतना पैसा लगा हुआ है, बाहर वाले भी लोग आके भारत में पैसा लगाना चाहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, क्यों नहीं लगा रहे थे भाई? ध्यान कौन रखेगा? अभी उठ गए तो अब लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ऑलरेडी प्रॉपर्ली रेगुलेटेड है, वो लोग ध्यान रखेंगे, तो बाहर का पैसा भी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर वाला आएगा।
ठीक है, कस्टमर को आप प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओगे, प्रोजेक्ट को आप टाइमली कंप्लीट कर पाओगे, प्रोजेक्ट को आप लॉन्च भी करो तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ लॉन्च करोगे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, वो ऑलरेडी हमने उसमें डिस्कस कर लिया था ऑब्जेक्टिव में। और रिडक्शन इन लिटिगेशन यानी कि जो केसेस एंड ऑल और जो फाइल होते हैं वो भी अब क्या हो जाएंगे बच्चों, कम हो जाएंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप लोग बंद हो जाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? श्योर? कोई डाउट किसी को? अच्छी बात ना, ठीक है। क्या इसको हम यहां पे स्टॉप करें? तो आज हमने क्या देख लिया बच्चों, आज हमने पहले इसका बैकग्राउंड देख लिया, डेफिनेशन को हमने डिस्कस कर लिया। कल से हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रोविजंस, और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वैसे हम लोग एक एक पढ़ते जाएंगे और एक एक आगे प्रोविजन देखते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर, आराम से पढ़ते जाना है और इसको हमें क्या करना है बच्चों, संभालते जाना है। तो डेली के डेली हम लोग 2-3-3 4-4 प्रोविजन है ना जो है, हम लोग उसको लेते जाएंगे, सेक्शन लेते जाएंगे और उसको आगे आने वाले दिनों में हम लोग क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। डन? तब तक आप पढ़ लीजिए और कोई भी डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, डेली के डेली बेस पे पढ़ के साथ में कंप्लीट करते जाएगा। थैंक यू सो मच।